दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर आम आदमी पार्टी अभी से जुट गई है। चुनाव के मद्देनजर आज आम आदमी पार्टी की पब्लिक अफेयर्स कमेटी की बैठक यानी पीएससी की बैठक बुलाई गई है। पीएससी की बैठक में दिल्ली विधानसभा के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर फैसला लिया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि बैठक के बाद पहली लिस्ट आ सकती है। आम आदमी पार्टी पीएससी की बैठक उस समय कर रही है जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अभी 3 महीने का वक्त बाकी रह गया है। यही वजह है कि इस बैठक को अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि बदले हुए सियासी परिदृश्य को देखते हुए पार्टी के बड़े नेता इस बैठक में चुनाव से संबंधित कई अहम मसलों पर फैसला ले सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी तो बैठक में होंगी ही। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पार्टी के बाकी सीनियर लीडर्स भी बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली का चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं और दिल्ली का सियासी परिदृश्य बिल्कुल बदल चुका है। अब दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की कमान अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है, या आतिशी के पास है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि भले ही चेहरा किसी का भी हो, लेकिन गाइडलाइंस और दिमाग वो अरविंद केजरीवाल का चल रहा है। ऐसे में मनीष सिसोदिया की भूमिका क्या रहने वाली है, गोपाल राय की भूमिका क्या रहने वाली है, जो नेताओं की लिस्ट निकाली जाएगी, उम्मीदवारों की लिस्ट निकाली जाएगी, उसमें प्रेफरेंशियल फेसेस कौन से रहने वाले हैं। अनामिका गौड़ हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। अनामिका, कितनी देर में बैठक शुरू होने वाली है, एजेंडा क्या है इस बैठक का? देखिए मीनाक्षी, 11:30 बजे का समय रखा गया है। अरविंद केजरीवाल के आवास पे ये बैठक होनी है और एजेंडा साफ है कि विधानसभा की सीटों पे मंथन होगा, किसे टिकट देनी है, किसे नहीं देनी है, किस पे इस बार पार्टी भरोसा जताएगी। इन सभी विषयों पे आज चिंतन मनन होगा और उम्मीद भी की जा रही है कि इस मीटिंग के बाद पहली लिस्ट जल्द आम आदमी पार्टी के विधानसभा चुनावों के लिए घोषित कर दी जाएगी। भले ही 2 महीने का समय अभी है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, लेकिन आम आदमी पार्टी एक्शन मोड में है, चुनावी मोड में है और कोशिश है कि जल्द से जल्द जो ये लिस्ट है ये आउट हो जाए। मीनाक्षी। अनामिका, अगर हम चेहरों की बात करें जो इस वक्त सामने बड़े लीडर्स के चेहरे दिखाई देते हैं, चाहे वो खुद अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री की पोजीशन पर थे, सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी हो जो खुद इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा गोपाल राय हैं, ऐसे बहुत सारे बड़े चेहरे तो हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी को अभी ताजा झटका लगा है। पार्टी का एक बड़ा फेस और जाटों के एक बड़े चेहरे, बड़ा नाम कैलाश गहलोत उन्हें छोड़कर पार्टी से चले गए हैं। इसका असर क्या पार्टी पर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल मीनाक्षी, इसीलिए सरगर्मी भी है पार्टी के एक्शंस में। लगातार जल्द से जल्द ये मीटिंग हो रही है और जो पहली लिस्ट होगी उसमें जो तय नाम हैं, जैसे कि जो अभी की जो मंत्रिमंडल है जिसमें सौरभ भारद्वाज है, आतिशी खुद मुख्यमंत्री हैं, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, इनके नाम तय होने हैं इस लिस्ट में। किसे आगे किसका टिकट कटेगा ये थोड़े समय बाद पता चलेगा, लेकिन क्योंकि कैलाश गहलोत जो है वो पार्टी छोड़ चुके हैं, इससे पहले राजकुमार आनंद ने पार्टी छोड़ी थी, तो आम आदमी पार्टी जल्द से जल्द ये तय कर लेना चाहती है कि किस पे भरोसा आगे जताना है। अनामिका, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। आप इस बैठक पर नजर बनाए रखें। अब बात करेंगे झारखंड की। ज्यादातर एग्जिट पोल झारखंड में इस वक्त कांटे की टक्कर का अनुमान जता रहे हैं। केवल एक्सेस माई इंडिया ने झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनने का दावा किया है। बड़ी खबर, एग्जिट पोल ने जो अनुमान जताए हैं वो आपके सामने रख दूं। एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड की 81 सीटों में इंडिया अलायंस को 53 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है, जबकि एनडीए गठबंधन 25 सीट जीत सकता है। बाकी दूसरे एग्जिट पोल ने इसके बिल्कुल उलट नतीजों का दावा किया है। जरा बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको लिए चलती हूं और आपको एक एक करके जो दावे किए जा रहे हैं, जो अनुमान जताए जा रहे हैं, वो जानकारी आपके सामने रख दूं। आप देखिए, अलग अलग एग्जिट पोल का जो आंकड़ा इस वक्त सामने रखा गया है उसमें एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल को आप देखें तो एनडीए को 25 और इंडिया अलायंस को ज्यादा सीटें दिखाई गई हैं, यानी यहां पर इंडिया अलायंस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करें मेट्राइज की तो 42 से 47 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान है।
25 से 30 सीटें इंडिया अलायंस को मिलने का अनुमान जताया गया है। पीमार्क के एग्जिट पोल को आप देखें, जहां पे 31 से 40 सीटें एनडीए को मिल सकती है, 37 से 47 सीटें मिलने का अनुमान इंडिया अलायंस को दिया जा सकता है। यानी कि इस एग्जिट पोल के मुताबिक ये लड़ाई बड़े कांटे की दिखाई दे रही है। वहीं अगर पीपल्स पल्स की बात करें, 44 से 53 एनडीए को, इस अलायंस को मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो इंडिया अलायंस को 25 से 37, यहां पर पलड़ा एनडीए का भारी दिखाई दे रहा है। जेवीसी की बात करें, 40 से 44 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया अलायंस को 30 से 40 सीटें मिलने का अनुमान। और पोल ऑफ एग्जिट पोल्स, यानी कि ऑन एन एवरेज अगर पोल की बात करें, अनुमान की बात करें, तो लड़ाई आप देखिए बड़े कांटे की है। 36 से 46 सीटें एनडीए को जा सकती है, तो 34 से 40 सीटें इंडिया अलायंस को जा सकती है, जिसमें 2 से 5 अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और महाराष्ट्र की तरह ही झारखंड में इस बार बम्पर वोटिंग हुई है, और वोटिंग का ये पैटर्न कहता है कि अधिकतर इस तरीके की हवा जब चलती है तो जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ वोट का स्विंग दिखाई देता है। आप ये देखिए, झारखंड में दूसरे चरण के लिए मतदान हुआ, इस दौरान 68.45% वोट पड़े हैं। झारखंड में पहले चरण की बात करें तो 66.65% वोट पड़े थे। ये देखिए, पहला चरण और दूसरे चरण दोनों की बात कर लें। और अगर 2019 के चुनाव में वोट पैटर्न को आप देखें तो प्रतिशत 65.38 का था, यानी कि इस बार ये वोट परसेंट बढ़ गया है 2.17%। इतनी बढ़ोतरी इसमें दिखाई दे रही है, और इस वजह से सभी सियासी दल कुछ ज्यादा उत्साहित भी दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड में बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक बीजेपी की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चुनाव में विकास, मोदी पर विश्वास सबसे बड़ा फैक्टर है। शिवराज सिंह से बात की हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने। हमारे साथ हैं केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड में बीजेपी के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान। शिवराज जी, एग्जिट पोल के आंकड़े आपने देखे होंगे, अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगहों पर कहीं आपको बढ़त है, कहीं आपके विरोधियों को है, क्या लग रहा है? देखिए, हमारे ये जो प्रमुख नेता हैं जिनने जमीन पर काम किया है, ये सबसे बड़े सर्वेयर हैं, और सब अंतरात्मा से ये महसूस कर रहे हैं कि झारखंड की जनता ने संपूर्ण प्यार की वर्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर की है, क्योंकि उनमें विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को सरकार में लाने के लिए जनता ने वोट किया है, तो निश्चित तौर पर हम सरकार बना रहे हैं झारखंड की तस्वीर और यहाँ की जनता की तकदीर बदलने के लिए। तो क्या आपको लग रहा है कितनी सीटें आएंगी? हमारा शानदार बहुमत आएगा। सबसे बड़ा फैक्टर क्या लग रहा है जीत का? यदि आपको उम्मीद है कि सरकार बननी तय है, सबसे बड़ा फैक्टर जीत का क्या रहा? विकास और जन कल्याण, मोदी जी पर विश्वास। कौन से इलाके हैं जहां आपको लग रहा है कि इस बार आप थोड़े मजबूत दिखाई दे? सभी इलाकों में मजबूत है, चाहे कोल्हान हो चाहे संथाल हो, आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे। कोई ऐसी जगह जहां आपको लग रहा है थोड़े कमजोरी रह गई? कमजोर कहीं नहीं, हर जगह मजबूत है। बरहेट में भी आप देखिएगा, बरहेट में भी चुनाव परिणाम आश्चर्यजनक आएंगे। मध्य प्रदेश में तो आपका जादू चलता रहा है, यहाँ भी मामा का मैजिक चलेगा? यहाँ तो कार्यकर्ताओं का चला है, और प्रधानमंत्री जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास, और लोगों को ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। लेकिन विरोधियों को उम्मीद है मैया सम्मान योजना से, उनको लग रहा है कि ये उनके लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, और इस मुद्दे ने एक तरह से ध्रुवीकरण कर दिया। वो ढोंग था, 2 महीने पहले केवल पैसा डालना, 5 साल तक नहीं दिए, वो भी जनता के मन में था, बहनों के मन में था, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पंच प्रण लोगों के दिल और दिमाग में उतरे। अब तो मुख्यमंत्री पर अब मंथन हो रहा होगा, आदिवासी होगा, गैर आदिवासी होगा? पार्टी तय करेगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, वो हमारा अधिकार नहीं। 3 महीने तक आप यहाँ रहे, झारखंड से एक करीबी रिश्ता भी आपका जुड़ गया होगा, यहाँ के आपके बीजेपी के कर्मचारियों से, आम लोग। हम सब भारत माँ के लाल, कोई भेदभाव तो है नहीं। बहुत अच्छा प्रदेश से, अद्भुत प्रदेश है, संभावनाओं से भरा हुआ है, और मुझे खुशी है कि अब एक स्थिर सरकार आ रही है, संपूर्ण संभावनाओं का दोहन करके एक समृद्ध, एक विकसित, एक सशक्त
और घुसपैठिया मुक्त झारखंड के निर्माण। महाराष्ट्र में भी आप गए थे, वहाँ क्या उम्मीदें हैं आपकी? महाराष्ट्र में तो क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, महायुति की महाविजय होने जा रही है। थैंक यू। तो शिवराज सिंह चौहान पूरी उम्मीद कि झारखंड के साथ साथ महाराष्ट्र में भी एनडीए की सरकार बनेगी। झारखंड में बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी शिवराज चौहान की तरह एनडीए सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जेएमएम सरकार ने करप्शन के अलावा झारखंड को कुछ नहीं दिया, सरकार बनी तो एक भ्रष्टाचार की जांच होगी। हमारे साथ हैं झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। सर, एग्जिट पोल के आंकड़े तो बहुत ही कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को, आप लोग भी तो नहीं कंफ्यूज हो रहे हैं? कोई आपको बढ़त दे रहा है, कोई आपके विरोधियों को? देखिए, हम लोग कंफ्यूज नहीं है, हम लोग एग्जिट पोल के आधार पर अपना राय नहीं बनाते। एग्जिट पोल अपनी जगह पर है कि ना, हम लोगों के जो कार्यकर्ता काम कर रहे थे, क्षेत्र में मेहनत कर रहे थे, उन कार्यकर्ताओं से हम सब लोगों ने जो फीडबैक लिया है और उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि झारखंड में इस दफ़ा चुनाव का जो परिणाम होगा वो 51+ सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को आएगी। क्या सबसे बड़ी वजह क्या लगती है आपको, यदि ये आंकड़ा आपको आ रहा है? कोई भी चुनाव का कोई एक वजह मात्र नहीं होता है, कई प्रकार की वजह होते हैं, लेकिन उसमें से जो महत्वपूर्ण है, एक तो सरकार में ऊपर से लेकर के नीचे तक व्याप्त भ्रष्टाचार है, जिससे आम लोग परेशान थे। फिर कानून व्यवस्था, फिर ये जो डेमोग्राफी जिस प्रकार से झारखंड में जो बदल रही है, उसमें से खास करके ट्राइबल की जो पॉपुलेशन है वो एकदम कम हो रही है, घट रही है। ओवरऑल झारखंड में 10% की कमी आई है 1951 से लेकर के 2011 के सेंसस में, और संथाल परगने में 16% की कमी आई। ये चिंता का विषय है। तो आज हर कोई इस बात को समझ रहा है, अगर इसी प्रकार से डेमोग्राफी बदलती रही तो खास करके ट्राइबल लोगों को तो आबादी के अनुपात रिजर्वेशन भी मिला हुआ है, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, सरकारी सेवा में हो। तो इस कारण से ये भी एक बड़ा मुद्दा था। फिर डेवलपमेंट का मुद्दा, तो इन्होंने 5 वर्षों तक कुछ किया नहीं है डेवलपमेंट का काम, अपना इन्होंने विकास किया। तो ये कुल मिला करके कानून व्यवस्था, माँ बहनें कहीं सुरक्षित नहीं, राज्य में भ्रष्टाचार, जिसको बोले ना ऊपर से लेकर के नहीं। कई राजनीतिक विश्लेषकों को ये भी लगता है कि जिस भ्रष्टाचार के आरोप में वो जेल गए, जब जेल से वापस आए तो उनके प्रति एक सहानुभूति हुई और कल्पना सोरेन जैसी एक नई नेता भी इस बीच उनको मिल गई। नहीं, नेता क्या मिल गई, तो अंडरस्टूड ही था। जो भी परिवारवादी जो पॉलिटिक्स करते हैं, परिवार से ही पहचान पार्टी की होती है और परिवार से ही पार्टी का संचालन भी होता है। उसमें चाहे नेहरू गांधी परिवार, तो आपने देखा राहुल गांधी भी, प्रियंका भी, लालू यादव में पूरा परिवार, मुलायम सिंह यादव के पूरा परिवार खानदान में, तो जेएमएम का भी पूरा परिवार खानदान में। तो देर सवेर उनको आना ही था, कोई नई बात तो है नहीं, कोई घटना ऐसा कि नहीं भाई ये तो कभी आने वाले नहीं थे, बड़ा लाचारी हो गया इसलिए आ गए। आना तो था ही, पहले भी साथ साथ ही घूम रही थी। तो इसलिए कोई ऐसा अनहोनी नहीं हुआ, उन्हें जेल गए इस कारण से वो नेता बन गए, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या आगे भी भ्रष्टाचार के मामलों की जांच जारी रहेगी यदि आपकी सरकार आती है तो? नहीं, स्वाभाविक है, क्योंकि करप्शन जिस प्रकार से दीमक की तरह चट रहा है, अब सरकार आएगी तो जितनी भी गड़बड़ी है उसको जांच कराई जाएगी। 23 नवंबर को ये तो क्लियर हो ही जाएगा कि किसके दावों में कितना दम है। महाराष्ट्र झारखंड में हिंदू वोट बटे या एकजुट हुए, लेकिन इस बीच आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुओं को एकजुट करने के लिए पदयात्रा पर निकल चुके हैं। बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक 9 दिनों की पदयात्रा हो रही है। बाबा बागेश्वर यात्रा को लीड कर रहे हैं। 160 किलोमीटर की यात्रा के जरिए हिंदुओं को एकजुट करने का टारगेट है। जरा यात्रा के दौरान की तस्वीरें भी आप देखें। यात्रा में शामिल होने के लिए भीड़ भी भारी उमड़ रही है। जय श्री राम के नारों से इलाका गूंज रहा है। नेपाल से हिंदुओं का जत्था भी यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच गया है। बाबा बागेश्वर ने यात्रा शुरू करने से पहले इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि ये यात्रा हिंदुओं को जगाने के लिए है। हिंदुओं को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा के लिए भक्तों में बहुत उत्साह और बाबा बागेश्वर के साथ 160 किलोमीटर पैदल चलने के लिए लोग कितने तैयार हैं, वो तस्वीरें आप देखिए।
बाबा बागेश्वर की 9 दिन चलने वाली हिंदू जोड़ो यात्रा में सिर्फ भारत से ही नहीं, पड़ोसी देश नेपाल से भी लोग अपने साथ समर्थन लेकर आए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं ये पूरी जो भीड़ है ये नेपाल से बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में जो सनातन एकता पद यात्रा है उसमें शामिल होने आई है। तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं आप, ये कम से कम 100 से ज्यादा लोग हैं और यहाँ पर बीते 24 घंटे से मौजूद है। की आप कहाँ से आए? हम जनकपुर धाम नेपाल से हैं। नेपाल से यहाँ तक किस भावना के साथ आए? हमारे जो गुरुजी ने, जो पूज्य गुरुदेव महाराज ने जो संकल्प लिया है सनातन हिंदू एकता के लिए, तो हम पड़ोसी मुल्क नेपाल का हैं, वहाँ पर हम लोग 90% हिंदू हैं, वहाँ पर हम अभी भी सुरक्षित नहीं है। पहले नेपाल हिंदू राष्ट्र था, अभी संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र हो गया है, वहाँ भी हम सुरक्षित नहीं है। जब हमारे मुल्क यहाँ सुरक्षित रहेगा तो हम लोग भी नेपाल में सुरक्षित रहेंगे। इसलिए सनातन एकता और हिंदू राष्ट्र भारत के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इतना लंबा पैदल चलेंगे आप? 2 दिन? वो तो नॉर्मल ही है। अरे हिंदू सनातन के लिए, गुरुदेव भगवान के लिए तो हम लोग इतना ही नहीं, जब तक संकल्प पूरी नहीं हो तब तक चलने के लिए तैयार हैं। जय जय श्री राम। जब तक प्राण है, ये जान है, बागेश्वर धाम जी ने, सरकार ने संकल्प लिया है कि अखंड भारत बना के रहेंगे। और लोगों ने उनने बोला भी हमें मुसलमान से कोई दिक्कत नहीं, मगर हमारा ये कहना है कि हमारे अगले में तुम्हारा क्या काम है, यही कहना है हमारा। और इसी के साथ जय जय श्री राम, एक का ही नारा, एक का ही नाम। ये इस भारत के लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे आप? भारत भी शीघ्र अतिशीघ्र हिंदू राष्ट्र बने, जो कि एक लीडर बन के पूरे वर्ल्ड में हिंदू राष्ट्र की उसकी हर जगह हिंदू राष्ट्र की एक नारा जाना चाहिए। उस हिसाब से हम लोग चाहते हैं। तो आप भी चलोगे पैदल? हाँ चलूंगी, मैं पैदल चलूंगी। हाँ 160 किलोमीटर है। हाँ चलूंगी, प्राण लेके आए हैं, जनकपुर से आए हैं, जनकपुर धाम से। नहीं, इतनी हिम्मत कहाँ जाएगी चलने की? बालाजी का हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी धर्म स्थापना के लिए 14 साल का वनवास तक किए थे। अरे हम ही उन्हीं के संतान हैं। ये 12 वर्ष नहीं 12 जन्म लग जाए तो भी हम लोग चलने के लिए तैयार है। हम लोग धर्म से पीछे हटने वाले नहीं हैं। जय श्री राम। देख सकते हैं सिर्फ भारत से ही नहीं, तमाम हिस्सों से देश के और उसके अलावा पड़ोसी मुल्क नेपाल से भी लोग बाबा की यात्रा में शामिल होकर उन्हें समर्थन देने आए। क्या आइए अब आपको दिखाती हूं कैसे एक भर्ती से जाम हो गया पूरा उत्तराखंड। सरकारी नौकरी की चाहत में पिथौरागढ़ में हजारों युवाओं का जन सैलाब उमड़ आया। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के पहुंचने से सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई। बहुत सारे अभ्यर्थियों को तो इस समस्या का सामना करना पड़ा। आप देखें जरा तस्वीर, यह पिथौरागढ़ की तस्वीर है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक युवाओं की भीड़ आपको दिखाई देगी। दूर दूर तक पहाड़ों में, पेड़ों के बीच में चारों तरफ युवा ही युवा नजर आ रहे हैं। सड़क हो, किनारा हो, पहाड़ हो, हर तरफ सरकारी नौकरी के लिए ये युवा बड़ी संख्या में आए हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में युवाओं के पहुंचने की वजह से अव्यवस्था हो गई। पिथौरागढ़ जहां रात में तापमान गिरकर 5 से 6 डिग्री पहुंच जाता है, अभ्यर्थियों को खेतों में ही खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ी। कुछ अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि उचित व्यवस्था न होने की वजह से उन्हें सड़कों पर ही सोना पड़ा। हालांकि जिला प्रशासन का दावा है कि युवाओं के ठहरने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन फिलहाल तो इस तस्वीर को देखकर लग रहा है ये व्यवस्था केवल कुदरत ने करके दी है, इसमें सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। दिनांक 12 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर 2024 तक आर्मी टेरिटोरियल आर्मी ओपन रिक्रूटमेंट रैली का आयोजन पिथौरागढ़ में किया जा रहा है, जिसमें विगत कुछ दिनों से तो शांतिपूर्वक तरीके से सब कुछ जो भी अन्य स्टेट के व्यक्ति यहाँ अभ्यर्थी यहाँ आए थे उनके द्वारा रिक्रूटमेंट रैली में प्रतिभाग किया गया और सभी सामान्य रूप से रहा। दानापुर की अप्रत्याशित स्थगन से यहाँ दबाव बढ़ा, जिसको लेकर के प्रशासन और पुलिस द्वारा चाक चौबंद प्रबंध किए गए। इसमें पर्याप्त संख्या में पुलिस बल नियुक्त किया गया, साथ ही साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भी इसमें पर्याप्त व्यवस्था की गई। तो वर्तमान में शांति व्यवस्था बहाल है यहाँ पर और किसी प्रकार की हताहत यहाँ नहीं हुआ है।
प्रशासन का दावा यह भी है कि अभ्यर्थियों को फ्री में खाना दिया जा रहा है। 100 से ज्यादा बसेस और करीब 250 टैक्सीज की व्यवस्था की गई है ताकि युवाओं को मैदानी इलाकों से लाया और वापस भेजा जा सके। 18,000 के आसपास की हमारी जो अभी यहाँ अभ्यर्थी हैं वो आए थे और उनकी पूरी व्यवस्थाएं यहाँ करी गई हैं, उनके रहने खाने और उनके सुरक्षा की व्यवस्था और साथ ही साथ भर्ती स्थल तक पहुँचाने और यहाँ से वापस उनको भेजने के लिए। तो ये जो भीड़ है ये कल शाम हमारे जनपद में पहुँच चुकी थी। तब से लेकर के अभी तक लगातार हम लोग जो है फील्ड पे हैं, काम कर रहे हैं और सुचारू रूप से शांतिपूर्ण तरीके से भर्ती चल रही है टेरिटोरियल आर्मी और यहाँ पर स्थानीय प्रशासन के समन्वय से।